नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में विवाद के कई ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र रहा है, जिसमें एक कश्मीर भी माना जाता है और वह भारत और पाकिस्तान के बीच रहा है 1947 से ही। यानी कि भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आता है और कश्मीर का इशू जो है उसके बाद से ही चर्चा में रहता है। पाकिस्तान को लगता है कि यह क्षेत्र उसके पास होना चाहिए, लेकिन कश्मीर के तात्कालिक राजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने भारत में इसका विलय कर लिया था और तब से ही यह विवाद का कारण बन गया। निश्चित तौर पर यूएन में जो मामला गया 1948 में, भारत और पाकिस्तान इस बात को लेकर के एग्री हुए कि जब भी इस मसले का समाधान किया जाएगा, टेबल पर बैठ के बातचीत की जाएगी, तो द्विपक्षीय वार्ता ही होगा। यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही आपस में बातचीत करेंगे, किसी भी तीसरे पक्ष को यहाँ पर मौजूद नहीं होने दिया जाएगा, स्वीकार उसकी उपस्थिति नहीं की जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि समय के साथ इस क्षेत्र ने सभी का ध्यान खींचा है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो अभी हाल ही में तुर्की को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। और तुर्की भी लगातार कहता रहा है कि जब भी उसको मध्यस्थता की आवश्यकता हो कश्मीर इशू को, तो वह तैयार है। हालांकि भारत इन सब चीज़ों से हमेशा ही इनकार करता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि तुर्की का इंटरेस्ट कश्मीर में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाल ही में फिर से एक बार देखेंगे, पिछले जो 5-6 साल में जो पैटर्न दोहराया है तुर्की ने, एक बार फिर से यूएन में दोहराया है और कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का साथ देता हुआ, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया है। इस बार तुर्की यहाँ तक कहता हुआ नजर आया है कि चाहिए क्या भारत और पाकिस्तान को कि यूएन के सुरक्षा परिषद के पास जाए और कश्मीर का मुद्दा सुलझाए, और जरूरत पड़ा तो तुर्की मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। लेकिन भारत ने इन सब चीज़ों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराया है। क्या ये मसला है और तुर्की क्यों हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, ये भी समझेंगे। उसका अपना क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ। यूं ही तो कोई जाकर के मदद नहीं करेगा, हमेशा भारत से वैर मोड़ नहीं लेगा। फिर क्या है तुर्की का इंटरेस्ट, देखेंगे। साइप्रस एक क्षेत्र पड़ता है, एक आइलैंड है, उसको लेकर के तुर्की पाकिस्तान के पास जाते रहता है, आएंगे उस पर। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 25 से 28 सितंबर तक रहने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से ऑप्शनल कोर्स यहां पर देखेंगे, 2 विषय है, एक ज्योग्राफी और दूसरा हिस्ट्री। दोनों पर मोर देन 60% तक का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस पर विजिट करके अधिक जानकारी लेकर के ये ऑप्शनल कोर्सेज आप जो है ले सकते हैं। अब समझिए यहां पर मुद्दे पर आते हैं। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन साहब जो हैं लगातार भारत को कश्मीर के इशू पर टारगेट करते रहे। ये पहली बार नहीं है। यूएन के जनरल असेंबली में जब भी ये जाते हैं डिबेट के लिए, वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए, तो तुर्की का चर्चा ये कम करते हैं और कश्मीर का चर्चा हर एक साल अधिक करते हैं। इस बार भी उन्होंने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए की जो 80वीं सत्र होने वाला है, उसमें एक बार फिर से इन्होंने कश्मीर का राग आलापा है। देखिए, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है, ये तुर्की के द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान को सीधे संवाद और बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया है, यूएन सुरक्षा परिषद की भी मदद ली जा सकती है। भारत इन सब चीजों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराता रहा है कि तीसरे पक्ष को हम नहीं आने देंगे, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो यूएन का सुरक्षा परिषद ही क्यों ना हो। खास करके उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुशी है कि अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, आप जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद, उसमें सीज फायर हो गया और कश्मीर के लोगों को भी इन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों के लिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की मदद से सुलझाया जाना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं वो यूएन का रेजुलेशन छेड़ना चाह रहे हैं, है ना। यूएन का रेजुलेशन जो 1948 में आया था, उस बात को लेकर के कहना जा रहा है। अब इस बात को लेकर के भारत ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दिया है, इस बात की कड़ी निंदा किया है और खारिज भी कर दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का आंतरिक मामला है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो जाहिर सी बात है इस इशू पर किसी और तीसरे पक्ष की जरूरत है नहीं। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी अन्य देश को हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पार से आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित किया जाता है और इसी विषय पर जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ध्यान दे।
अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये एर्दोगन साहब जो हैं पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं कश्मीर इशू को लेकर के, चाहे वो देखेंगे यूएन में कश्मीर इशू को लेकर के बात करना हो, 370 खत्म करने की बात हो, लेकिन हमेशा ही ये नजर आएंगे पाकिस्तान को के साथ, है ना। और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, उसके आंतरिक इशू क्या चल रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं जाता है। कश्मीर पर इनका जरूर जाता है कि कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, या जो हिस्सा पीओके का है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का, सिंध का, वहां पर के लोगों की क्या जीवन स्तर पाकिस्तान में है, इस बात पर ध्यान नहीं जाता है। तो यहां पर समझिए इसके पीछे की भी कुछ वजह है। और एर्दोगन जो है आज पहली बार नहीं, 2019 से लेकर के, अगर केवल 2024 को छोड़ दे, क्योंकि 2024 में ये कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाए थे, लेकिन 2019 से लेकर के अभी तक ये यूएन में हमेशा ही कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे। अब दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के साथ चूंकि ये खड़े रहते हैं, इनका अपना कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। देखिए यहाँ पर है क्या, इस बात को समझिए। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो तुर्की को हेल्प चाहिए पाकिस्तान से, और वो चीजें क्या हो सकता है उस बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं। वो है एक जगह, और वो जगह है साइप्रस। ये साइप्रस दरअसल तुर्की का इंटरेस्ट है यहाँ पर। अब देखिए साइप्रस एक आइलैंड है, ठीक है, और इस आइलैंड की अगर चर्चा करेंगे तो इस साइप्रस का जो आपको मैप दिख रहा है, ये पूरा ये मैप है ना, एशिया में ही पड़ता है, जिसकी राजधानी कहाँ है, निकोशिया। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए भी आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड मैप भी जब आपने ज्योग्राफी का देखा होगा तब भी, और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हुए भी साइप्रस इसके इशू पे आपका ध्यान गया होगा। चलिए जरा यहाँ चर्चा करते हैं। तो ये साइप्रस हुआ, इसकी राजधानी कहाँ है, निकोशिया, ये पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको दो हिस्से में बांट दीजिए आप, ठीक है, ये दो हिस्सा बट गया। तो ये हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ का, ये हो गया साउथ का। तो दरअसल ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, नॉर्थ वाला हिस्सा, तुर्की की नजर में ये साइप्रस नहीं है। मामला समझ में आ रहा है। तुर्की का मानना है कि यह एक अलग देश है। तुर्की ने इस एरिया को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे भी रखा है, और उस देश का एक नाम भी दिया है, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस। और दुनिया भर में तुर्की ये चाहता है कि बाकी देश भी आकर के इस एरिया को, साइप्रस के उत्तरी भाग को, एक देश के रूप में मान्यता दे दे। अब ये कैसे हो सकता है? तो तुर्की का मानना है कि तुर्की एक इस्लामिक देश है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, तो जाहिर सी बात है निर्जातीय रूप से समानता देखने को मिलता है। तो तुर्की के राष्ट्रपति क्या करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जाते रहते हैं, या जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो होता क्या है कि भाई आप हमें साइप्रस के मुद्दे पर समर्थन दो, आप जो साइप्रस का नॉर्थ वाला हिस्सा पड़ता है उसको एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दो, और आपके लिए मैं क्या करूंगा कि कश्मीर इशू यूएन में इसका राग अलापता रहूंगा। मामला समझ में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान है बड़ा चालाक, है ना। अभी भी लास्ट टाइम जब ये विजिट करने के लिए गए थे पाकिस्तान, तब इन्होंने बहुत कोशिश किया था कि पाकिस्तान जो है साइप्रस के उत्तरी भाग को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दे, और कश्मीर का इशू इन्होंने उठाया था यहाँ ताकि पाकिस्तान खुश हो जाए। लेकिन मैंने क्या कहा, पाकिस्तान क्या है, चालाक। पाकिस्तान जो है साइप्रस के उत्तरी भाग को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? मतलब ये तो कहते रहता है, चर्चा कर लेता है वो, लेकिन कभी देश के तौर पे मान्यता नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है कि अगर देश के तौर पे मान्यता दे देंगे तो उसकी जरूरत तो पूरा हो गया। तो वो करता क्या है, वो चाहता है कि तुर्की उसको बहुत बड़ा फंड दे, तुर्की उसके साथ डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी डील करे। अब तुर्की ये नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कि भाई डिफेंस सेक्टर में अगर आप डील करोगे तो आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, पैसा चुकाओगे ना। पाकिस्तान के पास पैसा है ही नहीं, तो मुफ्त में तुर्की नहीं चाहता कि चाइना जैसी अपनी हालत कर लें कि पैसा दे करके और फिर जो है पैसा फंस जाए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ वो बात ना करे, दुनिया भर में जाकर के वो गोलबंदी करना शुरू करे, गुट बनाना शुरू करे, गुटबाजी करे, तुर्की पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने का काम शुरू करे। तुर्की ये नहीं कहता। तुर्की चाहता है कि बस साल में एक बार जाकर के यूएन में हम कश्मीर का मुद्दा बोल देंगे, उतना काफी है आपके लिए, हम बाकी फील्डिंग नहीं करने वाले आपके लिए, क्योंकि अगर वो फील्डिंग करता है तो भारत के साथ संबंध और अधिक बुरा हो जाएगा उसका। मामला समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे ना तो ये इंटरेस्ट का विषय यहां है।
दरअसल इंटरेस्ट का विषय कश्मीर तुर्की के लिए नहीं है। साइप्रस का ये उत्तरी हिस्सा, टर्किश रिपब्लिक और नॉर्थर्न साइप्रस, जिसको तुर्की अलग देश कहता है, ये चाहता है कि पाकिस्तान भी उसको एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दे। मामला समझ में आ गया। अब चलिए जरा दूसरे इशू को देखते हैं, ओआईसी को लेकर के चर्चा करते हैं। ओआईसी ने भारत से कश्मीरी कैदियों की रिहाई और स्थिति सुधार की मांग की है। ओआईसी जो दरअसल है वह 57 देशों का एक संगठन है। अब ये 57 देश कौन है? ये 57 देश वो हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लामिक पद्धति से चलने वाले हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, ऐसे शब्द में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओआईसी का मतलब है इस्लामिक सहयोग संगठन। अब इसने जम्मू कश्मीर संपर्क समूह की बैठक 23 सितंबर को किया, यूएनजीए का जो भी मीटिंग चल रहा है उसके दौरान ही। इस बैठक में अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, नाइजर, इन तमाम देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई। और जिस तरह से जैसे यूएन का महासचिव है, ऐसे ही ओआईसी के भी महासचिव हैं। ओआईसी महासचिव हैं हिसेन ब्राहिम ताहा। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता किया था और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक जो सैयद तारिक फातमी हैं, उन्होंने आईओजे क्या है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो हिस्सा, मतलब ये पाकिस्तान के नजरिए से समझिए। जैसे हम लोग पीओके कहते हैं ना, पीओके हम लोग कहते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हम कहते हैं पाकिस्तान ने अनधिकृत तौर पर जो है जिस कश्मीर के हिस्से को कब्जा कर रखा है, हम उसलिए पीओके यूज करते हैं। तो वो यूज करता है आईओजे के, यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के हिस्से में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इन सब चीजों को लेकर के वहां पर चर्चा किया गया और ओआईसी ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को सकारात्मक कदम बताया, अभी फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, और कहा कि देखिए जल्दी ही कश्मीर मुद्दे का समाधान अस्थायी शांति ला सकता है। क्योंकि जब भी यह मुद्दा होता है जम्मू कश्मीर वाला, पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं सीधे भागते हैं ओआईसी के पास, क्योंकि ये 57 मुस्लिमों देश का संगठन है, मुस्लिम देशों का, तो उनको सुटेबल लगता है कि यहां जाकर के हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर कहा गया कि इस बैठक में कि कश्मीर के जो नेता है शब्बीर अहमद शाह, उनको जो हिरासत में रखा गया है या जमानत ना देने की बात है, इन सब चीजों को भी उठाया गया जो भारत का एक आंतरिक मसला है। और ओआईसी ने भारत से कुछ आग्रह किया है। क्या क्या बातें कहा है? सबसे पहले कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जाए। है मसला भारत का, पाकिस्तान वहां पर ये चाहता है कि बोले और ओआईसी वो बोलता है। सभी कश्मीरी के राजनीतिक कैदी जो हैं उसको रिहा किया जाए, मतलब वो राजनीतिक कैदी भी उसको मानता है जो कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। गैर कानूनी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध हटा जाए, कठोर कानूनों को हटाया जाए, यूएन सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को लागू किया जाए। जो यूएन रेजोल्यूशन वाला जो वोटिंग वाला कश्मीर का इशू है वो यहाँ पर बातें की जाती है। अब इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के विषय में ही समझ लेते हैं। ये तमाम देशों का फ्लैग है, 57 देश जो इसमें शामिल हैं। अब देखिए इसका जो है इसके विषय में समझते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जाहिर सी बात है 57 देश हैं, जिसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को की गई थी। यह संगठन इस्लामिक दुनिया के देशों के बीच क्या क्या राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेदा। जेदा कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब, है ना। इसके सदस्य देशों की संख्या लगभग कितनी है? 57, यानी कि दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं लगभग सब इसके सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है? इस्लामिक देशों के हितों की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर उनका प्रतिनिधि करना है। तो कुल मिलाकर के भारत से भी कश्मीर इश्यू पर इन सब चीजों को लेकर के कहा है। अब इस मुद्दे पर एक प्रश्न देखिए, ओआईसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? हेडक्वार्टर को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको देश बताना है। हालांकि मैंने आपको शहर भी अभी बताया है, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब कुल मिलाकर के आप लोग इस विषय पर अपने विचार दीजिए कि क्या आपको लगता है कश्मीर के इशू को लेकर के जिस तरह से तुर्की लगातार यूएनजीए में उठाता है, क्या उससे बेवजह भारत और तुर्की का संबंध खराब होता जा रहा है? और साइप्रस को क्या कभी, साइप्रस के उत्तरी हिस्सा को क्या कभी पाकिस्तान या अन्य इस्लामिक देश एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे पाएंगे? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।